हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रैटेजी, जो कि 16 फरवरी को अनाउंस हुआ है कि 16 फरवरी 2025 को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होगा। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमें किस स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा, किस तरीके से इन 19 डेज में हम अपनी जो तैयारी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या प्लानिंग करनी होगी, क्या पैटर्न रहता है, इन सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले जो स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, जो कि आपको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पेपर होने वाला है हमारा, तो उसमें क्या है, जीएस का पेपर होगा, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या होगा, सीसेट का पेपर होता है। तो किस तरीके से होगा ये सिलेबस में हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट में। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुराना सिलेबस चेंज हुआ है, अभी जो प्रीलिम्स के लिए 2025 और 24 का जो सिलेबस है वो सेम है। तो जो सबसे फर्स्ट यूनिट है उसमें भारत के इतिहास की बात की गई है, और इसमें कुछ टॉपिक हैं जो वो नए जुड़े हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक। तो ये वाला पोर्शन इसमें नया जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, इसको आपको प्रायोरिटी देनी होगी इस यूनिट को, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जैसे दिया है मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यक्तित्व, तो ये आपका यहाँ पर यूनिट 10 में एमपी के ट्राइब्स में भी आ जाता है। तो ये वाली यूनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं जब आप PYQs देखेंगे एमपीपीएससी के, तो आपको पता चलेगा कि एमपी का वेटेज जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत अधिक होता है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो इसमें भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का भूगोल। तो हमें जो प्रायोरिटी में रखना है वो एमपी को रखना है। तो चाहे हम एमपी की ज्योग्राफी की बात करते हैं, एमपी की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि यूनिट 2 में एमपी की हिस्ट्री, और अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर एमपी की ज्योग्राफी आती है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सिलेबस डिस्कस करने के बाद इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चन एमपी से स्पेसिफिक पूछे गए हैं। जैसे खनिज से हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करते हैं उद्योगों से क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वृद्धि, मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या वितरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये टफ नहीं है, हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट 5, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो पॉलिटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से बनते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर आप इस यूनिट से ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, बट इसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम इस बार 2024 के प्रीलिम्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ये नया टॉपिक है इसलिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट 7 की, साइंस टेक, और यहाँ पर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो चूंकि इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं, जैसे अनुवांशिक रोगों में ये पर्टिकुलर सिकल सेल एनीमिया दिया गया है, तो आपको सिकल सेल एनीमिया बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बेसिक एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो यूनिट 7 भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, जिन लोगों का साइंस सब्जेक्ट रहा है उनके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकती है। इसके बाद करते हैं यूनिट 8 की। ये लेंथी यूनिट के पोर्शन में आती है, बिकॉज यहाँ पर आपको इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना होगा। बट आप कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप क्या है कि लास्ट के लिए करंट अफेयर को मत छोड़िए। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए,
कि एमपी का आपने हफ्ते का करंट अफेयर का रिवीजन देख लिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, करंट अफेयर पढ़ते तो हैं बट वो याद नहीं रहता। इसलिए आपको करंट अफेयर जो है या तो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी। यूनिट 9 में आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी और स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बनने हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जा सकते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे, बट जो क्वेश्चन सबसे बन रहा है वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन है, रोबोटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। और सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्रिपरेशन का यही है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझिए। आपको पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट याद होना चाहिए कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि स्पेसिफिक यूनिट 9, तो यूनिट 9 के आपको ये सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए कि रोबोटिक्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे या आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब ये कंटेंट मेरे काम का है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। अगर मैं अभी तक की बात करती हूँ कि यूनिट 1 से यूनिट 10 तक, अगर आपसे कोई बोले कि आप मुझे ऐसी यूनिट बता दीजिए कि जो बिल्कुल कम समय में हम तैयार कर सकते हैं, ये बड़ी दिख रही है बट आप इस यूनिट को चाहें तो बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और 10 में से एटलीस्ट आप 9 या 8 नंबर तो ला ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेंगे, बट आप इन यूनिट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यूनिट 10 में आपको यहाँ पर जनजातियाँ दी गई हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो आपको उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन सी लोक संस्कृति है। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो है गौड़ जनजाति है, सबसे अधिक मात्रा में भील जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है, कोल जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप हर जनजातियों के एक अच्छे से एक टेबल बना सकते हैं कि उनके डांस कौन कौन से फेमस हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो फेमस है। जैसे अभी गॉड पेंटिंग को काफ़ी अधिक महत्व मिल रहा है, तो आप इस तरीके से इस यूनिट को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हुए तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हमने पूरी 10 यूनिट को समझ लिया कि किस यूनिट में क्या दिया गया है। अब हमें इसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, हम थोड़ा उस विषय के बारे में भी बात करते हैं। 16 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि क्या हमारी जो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले है सिलेबस का डिस्कशन, सिलेबस का कंप्लीट करना, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद आपको डेली पढ़ने के बाद में रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आप अपने जो सेल्फ नोट्स हैं, आप यहाँ पर प्रिसाइज फॉर्म में नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट डे में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट, आपने मध्य प्रदेश के वन पढ़ लिए, आपने उसको 1 या 2 पेज में उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। फिर क्या करना है आपको, जब सेकंड डे आप मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वन भूल जाएंगे। आपको 15 मिनट्स में रिवाइज करना है कि मैंने कल क्या पढ़ा था। फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, जो की कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं कि अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सागौन का प्रतिशत कितना है, साल का प्रतिशत कितना है, तो वो की कॉन्सेप्ट आपको पता रहनी चाहिए। आप डेट्स को याद रखने के लिए, फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप कुछ अपने वो बना सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 1 नवंबर को और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, या PYQs को एनालाइज करिए कि कौन कौन से डेट के किस टाइप के क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद में अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू समझना होगा MPPSC प्रीलिम्स का, तो वो आप कैसे समझेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है MPPSC के PYQs। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आपको 2014 से लेकर 24 तक के पेपर देखने ही देखने हैं, पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि MP तो वही है, MP का सिलेबस तो कोई चेंज नहीं हुआ है।
और 2020 से 2024 तक का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने MPPSC का एग्ज़ाम दिया होगा या आपने इसके PYQs देखे होंगे, तो 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, या थोड़ा सा उनका लैंग्वेज चेंज करेंगे और वही का वही क्वेश्चन दे देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम वही क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया है और हम गलत कर देते हैं। ये अनुभव की बात है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था MPPSC का, पॉलिटी का राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने वही का वही क्वेश्चन गलत किया था। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 100 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, मतलब यहाँ पर 200 नंबर का टोटल मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, ये अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें, ये क्वेश्चन बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में रहता है। तो मैं कहती हूँ जहाँ पर भी आपको MP मिल रहा है वो आप सबसे पहले तैयार कीजिए। तो आपको हिस्ट्री ऑफ MP यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 10 को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि यही यूनिट हैं जो MPPSC की नैया पार करने वाली है प्रीलिम्स की। एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जब प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं फैक्ट को, तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 मार्कर में हम उन फैक्ट को यूज़ कर सकें, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही हम क्या बन पाएंगे, डेप्यूटी कलेक्टर या जो रैंक आपको चाहिए आप वो प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ना केवल प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ना है, बल्कि अपने दिमाग में ये रखना है कि ये चीज़ मैं मेंस में इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। लिमिटेड कंटेंट, मैक्सिमम रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि MP की आपके पास पुणेकर की भी बुक है, परीक्षा धाम की भी बुक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है और कोई पब्लिकेशन की भी, निर्माण की भी बुक है, तो आप 10 बुक से क्या पढ़ रहे हैं, MP तैयार कर रहे हैं। जी नहीं, आपको केवल एक बुक से पढ़ना है। चाहे आप परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी से पढ़ सकते हैं, या पुणेकर जो भी आपके पास बुक हो उससे पढ़ सकते हैं। उसी बुक को आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज मैक्सिमम टाइम करना है और फिर आपको कोई भी एक बुक लेके के उससे क्या करना है, उसके MCQ की प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको लिमिटेड कंटेंट रखना है कि अगर आप जो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस घटना चक्र से MCQ लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी बुक्स जो हैं वो यहाँ पर लिमिटेड रखनी होंगी और उसी को बार बार रिवाइज करना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस एनालिसिस की। तो यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया है कि यूनिट 1 में हिस्ट्री दी गई है, ज्योग्राफी दी गई है, पॉलिटी दी गई है। तो अगर हम इन 3 यूनिट की बात करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इतने ब्रॉड सब्जेक्ट हैं कि अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने लग जाए ना तो 3 से 4 महीने केवल हिस्ट्री में निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज्ञानी नहीं बनना है, चूँकि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, फैक्चुअल फैक्ट्स पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो फोकस होकर स्टडी करनी है कि हिस्ट्री में हमें कितना समय देना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही पड़ेंगे, उसके बिना आप MPPSC के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। इकोनॉमी और साइंस टैक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन विटामिन्स का क्वेश्चन MPPSC पूछता है। अगर हम बात करते हैं कुछ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना होगा। अगर हम बात करते हैं करेंट अफेयर, तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो MPPSC का ये पैटर्न रहा कि जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं और जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है, उनका एक क्वेश्चन MPPSC पूछता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हर साल जो पैटर्न है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद स्टडी प्लान आपको कैसे करना है, तो देखिए ये मैं बेसिकली आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो स्टडी है वो सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी को दिन में अच्छे से याद होता है, किसी को रात में पढ़ाई करने में मन लगता है। बट आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा बैलेंस शेड्यूल होना चाहिए दोनों पेपर के लिए, क्योंकि जो MPPSC फॉरेस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें CSAT के मार्क्स भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और जो जनरल पेपर को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो केवल मध्य प्रदेश PSC के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, CSAT में आपको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो क्या होगा,
क्वालिफाइड माना जाएगा। मतलब सी सेट आपको 40% क्वालिफाई, मतलब 40% मार्क्स लाना इसमें ज़रूरी है, तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ये एनालाइज करने के लिए कि जो हमने पढ़ा है उसमें से हम कितना सही कर पा रहे हैं। और रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस आपको करना होगा कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से मान लीजिए मेरा 70 स्कोर आया है, तो जो 30 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं आपको उन पे फोकस करना है। अगर वही का वही 30 क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाए, 2-3 दिन 4 दिन बाद पूछा जाए, तो आपके 30 में से 30 सही होनी चाहिए। वो आपका प्रॉपर एनालिसिस होगा रेगुलर बेसिस पर। फिर स्टडी रिसोर्स, तो मल्टीपल इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल रिवीजन। जो आपका रिसोर्स है, आपके ओन नोट्स हो सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई कोर्स से पढ़ सकते हैं, बट रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना ही पड़ेगा। जिन लोग बार बार लगातार जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई करते हैं, उनका आप किसी से भी बात कर लीजिए, उनका एक ही आंसर रहता है कि उन्होंने एक ही चीज़ को कई बार रिवाइज किया है। इसलिए कई लोग वो गलती कर देते हैं जो 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं, कि वो क्या करते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज की कमी है, बट क्या होता है कि जो सही बनता हुआ क्वेश्चन है उनको एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का आंसर पता है, बट कुछ ना कुछ जल्दबाजी में, या बोल सकते हैं कि हड़बड़ाहट में, वो क्या कर देते हैं उस क्वेश्चन को, या कभी कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं कि हाँ की जगह नहीं, नहीं की जगह हाँ पढ़ लेते हैं, और उस क्वेश्चन में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। आप खुद का कुछ ट्रिक बना सकते हैं, कुछ आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये जैसे एमपी के क्वेश्चन, तो 40 से 45 क्वेश्चन एमपी से पूछे जाएंगे। यूनिट 9 की बात करते हैं, कंप्यूटर वाली यूनिट, तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो कभी 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कभी 10 भी पूछे गए हैं, कभी 8 भी पूछे गए हैं। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर बन जाते हैं। फिर एमपी के ट्राइब से बात करते हैं तो उससे भी 7 या 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। तो आप प्लान कर लीजिए कि आपको कब कौन सा टॉपिक तैयार करना है। जैसे एमपी आपको डेली पढ़ना है, अगर बात करते हैं कंप्यूटर आपको डेली पढ़ना है, अगर हम बात करते हैं कि जो एमपी ट्राइब्स हैं वो डेली पढ़ना है, आर्टिकल्स डेली पढ़ने, इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कुछ डेट है या कोई भी टॉपिक आ रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रीलिम्स एज वेल एज आपकी मेंस की स्टडी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और बार बार आपको रिवाइज करना है। तो वही चीज़ है कि रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर बात आती है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की। चूँकि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या है, आपको इस तरीके से गोले फिल करने पड़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हम तो बिल्कुल एग्ज़ाम में ही सब कुछ करके आएंगे, तो वो क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, अगर उनको बी फिल करना था उन्होंने सी फिल कर दिया, और 1 नंबर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट प्रॉपर हमें OMR जो शीट है उसमें देना है। तो आपको मॉक टेस्ट देना भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना है। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो 2 घंटे में आप ऐसा आपको नहीं करना है कि आपका आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो गया और बस हो गया, फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम का एलोकेशन प्रॉपर रखना है आपको। जो आंसर है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। कई लोग एलिमिनेशन मेथड लेके आते हैं कि ए तो नहीं हो सकता, बी होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, सी और डी में 50-50 कन्फ्यूज़न है। फिर आप अपना नॉलेज चेक करिए कि नहीं, मुझे याद आ रहा है कि ये वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो आप 50-50 में रिस्क भी ले सकते हैं। बट अगर आप एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। फिर बस यही है कि अपनी जो पूरा हार्ड वर्क है उसको एक साथ लाके, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क को अपनाते हुए आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बस लग जाना है। और ये जो 3 महीने हैं वो आप अब खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। अपनी जो अच्छी जो हॉबीज़ हैं, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप घूमना पसंद है, थोड़ा समय अपने लिए दीजिए और बस लग जाइए। बैलेंस आपको डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा खा के नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे नींद आ जाएगी।
प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए, पढ़ना है, खुश रहना है, बहुत ज़्यादा इसको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है कि अब तो प्रीलिम्स आ गया, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बस आप पढ़िए बस, और बाकी सब जो होगा स्टे पॉजिटिव। बस MPPSC को क्वालिफाई करना है और क्या बनना है, डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। इस तरीके से आप ये MPPSC की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बाकी जो भी MPPSC के प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।